मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभात अवस्थी दिल से दिल की बात में आज एक बार फिर आप सभी के सम्मुख आया हूँ। जैसा कि आप सबको पूर्व से ही जानकारी है कि हर रविवार को लगभग 6:30 बजे जो है दिल से दिल की बात के एपिसोड में मैं भारत की पहले की राजनीति के कुछ प्रमुख घटनाक्रमों के विषय में आप सबको अवगत कराने का प्रयास करता हूं और वर्तमान और पूर्व की राजनीति के बीच में जो सामंजस्य और उसके तुलनात्मक अध्ययन के लिए ये भारत के नौजवानों को, भारत के समाज को समझने के लिए ये आवश्यक है कि हम किस दिशा की ओर चल रहे हैं। पिछले एपिसोड में सन 1965 तक स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्रित्व काल के विषय में चर्चा हो गई थी और वहाँ पर पाकिस्तान के साथ जो सन 1965 का युद्ध हुआ था और वहाँ पर ये बात वहीं पर हमने इसको विराम दिया था और उसके बाद के आगे के घटनाक्रम को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सन 1965 के युद्ध के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम था कि उस समय युद्ध भारत की धरती पर पाकिस्तान के द्वारा शुरू किया गया। 22 दिन तक युद्ध चला और भारत के जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जो भारत रत्न थे, भारत के नीति नियंता बने थे और उनके नेतृत्व में चलने वाले युद्ध में पाकिस्तान के अंदर घुस करके पहली बार भारत की सेनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके पाकिस्तान के 1840 वर्ग किलोमीटर भूमि को भारत की सेनाओं ने कब्जा किया था। वह ऐतिहासिक क्षण था जब हम देश के गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि जब भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान की सेनाओं का मुंहतोड़ जवाब दिया था। लेकिन उस समय जो नेहरू की विदेश नीति थी वो सोवियत संघ के परस्त में थी और पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का झुकाव था, भारत की ओर काफ़ी दबाव था। लेकिन उस सोवियत संघ के दबाव में, अमेरिका के दबाव में आगे चल करके हमें समझौता करना पड़ा और युद्ध विराम की बात को स्वीकार करना पड़ा और उस समझौते का दुष्परिणाम ये सामने आया, ताशकंद समझौते का परिणाम कि हमने अपने देश के एक लाल को, इस देश के बहादुर प्रधानमंत्री को, जिसने देश को आत्मनिर्भरता के साथ, स्वाभिमान के साथ खड़ा होना सिखाया और अल्प संसाधनों में भी मुंहतोड़ जवाब देने का जो निर्णय लेने की जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उस इच्छा शक्ति के धनी व्यक्तित्व को हमने खोया। युद्ध हम जीते, हमने जीती हुई भूमि को समझौते की टेबल पर वापस करना पड़ा और वह दौर एक ऐसा दौर था जहां पर राजनीति ने करवट बदलना शुरू किया। भारतीय जनसंघ के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सन 1966 में प्रोफेसर बलराज मधोक और उस समय राष्ट्रीय भारतीय जनसंघ जो है पूरी तत्परता के साथ भारत के युद्ध के काल में कंधे से कंधा मिलाकर के देश की सरकार के साथ, देश की राष्ट्र की सुरक्षा की नीति के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हुआ। भारतीय जनसंघ राजनीति में राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके समाज के बीच काम करने वाला एक राजनीतिक दल के रूप में उसने पहचान अपनी बना ली थी। सन 1965 के युद्ध के बाद सन 1966 में जब स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ और उसके बाद एक ऐसा परिदृश्य पैदा हुआ कि राजनीति में कौन उसका नेतृत्व करे, तो कांग्रेस उस समय भी संगठन में काफ़ी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, काफ़ी बड़े अच्छे नेता थे और उस संगठन सर्वोच्च था, सत्ता द्वितीय स्थान पर थी और संगठन सर्वोच्च होने के बाद जब परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि कुछ संगठन के ही अंदर से विषय उठा कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद स्वाभाविक उत्तराधिकारी, चूंकि इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी और कांग्रेस की अध्यक्ष होने के नाते उनको ही प्रधानमंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार भी माना गया। और उस समय के वर्तमान समय में उस समय भी कांग्रेस के ही नेता थे मोरारजी भाई देसाई। उन्होंने उस इंदिरा गांधी जी के चयन का उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि नहीं, इंदिरा जी की जगह हम
प्रधानमंत्री बनेंगे, एक कड़ी चुनौती पेश की और अंततः स्थित परिस्थिति ये बनी कि इंदिरा गांधी को सन 1966 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करनी पड़ी। लेकिन संगठन का इतना दबाव और इतना प्रेशर था कि उनको मोरारजी भाई देसाई को भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा जी को स्वीकार ही करना पड़ा था। इंदिरा जी का संगठन पर उस समय तक वर्चस्व नहीं था, लेकिन सत्ता का जो स्वाभाविक स्वरूप होता है, जो सत्ता में पहुंचता है तो उसे एक अपने अलावा दूसरे को देखने की चाहत नहीं होती, वह सर्वत्र हम ही हम हों, ये भाव इंदिरा जी के स्वाभाविक स्वरूप में था। स्वाभाविक उनका जो चरित्र था वो आक्रामक स्वरूप उनको उस रूप में आगे बढ़ाते हुए ले गया। सन 1967 में 66 के बाद जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ही सन 1967 में आम चुनाव की स्थिति पैदा हुई। और जब आम चुनाव की स्थिति पैदा हुई तो इंदिरा जी के नेतृत्व में ही यह पहला आम चुनाव लड़ा गया। और वह दौर था जिस दौर में भारत ने एक गौरवशाली क्रांति की शुरुआत की थी। वो हरित के स्वामीनाथन के नेतृत्व में वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक, और हरित क्रांति की भी शुरुआत की थी। देश आगे बढ़ रहा था। आपात परिस्थितियों में भी देश ने एक नई दिशा, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए हमारे भारत के वैज्ञानिक सतत प्रयास करते रहे। सन 1967 का जो पहला आम चुनाव था, इंदिरा जी के चुनाव में जब इंदिरा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन इंदिरा जी सत्ता में आने के बाद स्वाभाविक उनकी जो पहचान थी वो ये थी कि हम हूँ और हमारे अतिरिक्त बाकी कुछ न हो। वो संगठन पर भी अपना दबदबा, अपना प्रभाव बनाना चाहती थी। इसलिए 1967 से ही इन्होंने चुनाव से पहले सीधे सीधे संगठन को छोड़कर के भारत की जनता के साथ संवाद करने का प्रारंभ किया। उन्होंने संगठन को छोड़कर के जनता के बीच जाना, जनता के बीच अपनी बात शुरू करना और कांग्रेस और सत्ता के बीच में नेतृत्व को केंद्रीकृत करने की दिशा में उठाया हुआ पहला कदम था। जैसा कि आज हम एक बार फिर कहना चाहते हैं कि देश की राजनीति में जो राजनीतिक षड्यंत्रों का प्रभाव या कहना चाहिए प्रारंभ हुआ, वो सन 1964 और 65 के दौर से शुरू हुआ। उस समय तक राजनीति में अच्छे लोग थे, राजनीति में कहीं पर इस प्रकार की भावना नहीं थी कि कहीं पर कोई गलत सलत चीज़ें हों। लेकिन इस राजनीतिक दौर में एक विषय और भी निकल के आया कि उस समय इंदिरा जी ने देश को एक 10 सूत्री कार्यक्रम दिया, जिसके तहत देश को आगे बढ़ाने का विषय उन्होंने बनाया। सन 1967 के आम चुनाव में हम जब इंदिरा जी के नेतृत्व के उसमें चुनाव लड़े तो उस समय जब चुनाव लड़े तो इंदिरा जी की संगठन पर पकड़ कमजोर हुई, कांग्रेस की पकड़ कमजोर हुई और कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में देश के 6 राज्यों में अपनी सत्ता, अपना प्रभाव खोया। कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा जी के नेतृत्व में सत्ता में आई, लेकिन उस दौर तक भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी देश की दूसरे नंबर की पार्टी बनी, भारतीय जनसंघ तीसरे नंबर की पार्टी बनी और एक ऐसा वातावरण बना जहां पर स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ, अन्य हमारे सोशलिस्ट पार्टी या सोशलिस्ट प्रजा पार्टी ने, लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी ने, द्रमुड़ कणगम ने और निर्दलियों ने एक कांग्रेस के सम्मुख एक चुनौती पेश की। यानी कांग्रेस के विरोध में विभिन्न दलों का एक संविद संगठन बना और कांग्रेस के विरोध की राजनीति का प्रारंभ जो है सन 1967 से प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश में भी उस समय पहली बार भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट या अन्य विचारधाराओं को मिला करके उस समय चौधरी चरण सिंह जी इंदिरा जी की कांग्रेस को छोड़ करके उन्होंने अपना बीकेडी का जन्म दिया और एक भारतीय क्रांति दल उन्होंने बनाया। वो एक उस भारतीय क्रांति दल के नेता बने। वहीं पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में उस सम्मिलित सरकार में सम्मिलित हुए और उत्तर प्रदेश में भी सम्मिलित सरकार बनी। और उस समय का जो
परिदृश्य था उसमें गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा में स्वतंत्र पार्टी ने अपना प्रभाव जमाया था। मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनसंघ का प्रभाव अच्छा बढ़ा। उस समय के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के 35 सांसद जनप्रतिनिधि चुन करके पहुंचे थे और उस जनप्रतिनिधियों में अटल बिहारी वाजपेयी एक बार पुनः बलरामपुर की सीट से चुनाव जीत कर पहुंचे और सदन में जनसंघ की ओर से नेता रहे। एक विशेष जो विषय रहा कि सन 1962 के जिस कांग्रेस के नेतृत्व में विजयराजे सिंधिया चुनाव जीती थी, उस समय तक वो कांग्रेस की नेता थी, लेकिन 67 के आम चुनाव में विजयराजे सिंधिया, राजमाता सिंधिया, जिनको कि आज समाज भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी की नेता के रूप में समझता है, उस समय 67 के चुनाव में वो स्वतंत्र पार्टी की में शामिल हो गई थी कांग्रेस को छोड़ करके, और गुना की मध्य प्रदेश की सीट से वो जीत करके फिर एक बार सदन के अंदर पहुंची थी। उस समय जो भारतीय राजनीति में सदन में 494 सांसद हुआ करते थे। 1967 के चुनाव में उन सांसदों की संख्या बढ़कर के 520 कर दी गई थी और ये सुधार और सदैव आगे आगे बढ़ते चले गए। सन 1967 के चुनाव में जब इंदिरा गांधी ने पहली बार लोकसभा का चुनाव का सामना किया तो उन्होंने परंपरागत सीट अपनी रायबरेली की सीट से चुनाव जीती थी। इससे पहले उनके पति जो फिरोज गांधी रायबरेली सीट से सांसद रहे थे। उस समय के दौर में जो भी चुनाव हुए थे, 67 में ही एक बार फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चुनाव जीते, क्योंकि पहला उपचुनाव जीते थे। ये पहली बार था जो आम चुनाव लोहिया जीत करके पहुंचे और उन्होंने सदन में अपनी सोशलिस्ट पार्टी का एक अलग नेतृत्व दिया था और उस दौर में उनके सांसद 23 हुआ करते थे। उस समय 67 में जब आम चुनाव हुआ तो उस समय तक इंदिरा जी को एक कांग्रेस संगठन के अंदर एक सिंडिकेट ग्रुप था, एक उसको सिंडिकेट नाम दिया गया था। संगठन अपना प्रभाव रखता था और कांग्रेस को कहा जाता था कि ये इंदिरा गांधी के लिए कहा जाता था कि ये गूंगी गुड़िया है और ये कोई बहुत प्रभावशाली नहीं होगी। लेकिन इंदिरा जी का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनका आक्रामक शैली ने कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी उथल पुथल मचा रखी थी। उस कांग्रेस के दौर में संगठन के बीच में काफ़ी गतिरोध पैदा हुआ और इंदिरा जी ने संगठन पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आगे चल करके कांग्रेस में भी एक सन 1969 का विषय आएगा जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव की विषय की बात आई, जब कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को चुना नीलम संजीव रेड्डी को, लेकिन इंदिरा जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन नहीं किया, व्हिप जारी नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ था कि नीलम संजीव रेड्डी जी चुनाव हारे थे और उस समय स्वतंत्र निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बीबी गिल को उन्होंने समर्थन किया और वो देश के उपराष्ट्रपति बने। उस समय जब जाकिर हुसैन जी राष्ट्रपति थे, उनके निधन के बाद ये रिक्त स्थान हुआ तो एक देश के सामने समस्या भी आई कि आखिर इस रिक्तता को कैसे पूर्ति की जाए। तो उस समय प्रेसिडेंट एक्ट बनाया गया जिसमें यह कहा गया कि भाई अगर ऐसी परिस्थिति होती है कि राष्ट्रपति के बाद पद रिक्त होता है तो उस एक्ट के तहत व्यवस्था दी गई कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन करेंगे। लेकिन इससे पहले जो है देश में ये परंपरा रही कि उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति का चुनाव और प्रतिनिधि मान करके आगे बढ़ाया जाता रहा। इस समय जो दौर था उस समय कांग्रेस के 283 सांसद थे। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इन सब राज्यों में काफ़ी अपना नुकसान उठाया और उसका कारण था कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे उनमें और इंदिरा जी के उसमें नेतृत्व में संगठन और सत्ता के बीच में एक सामंजस्य नहीं था। इंदिरा जी पूरे संगठन को अपने ही उसके हाथ में अपनी दिशा से अपने हिसाब से चलाना चाहती थी, लेकिन संगठन में बहुत सारे वरिष्ठ नेता थे जो एक
नेहरू के समय में, स्वतंत्रता के समय के नेता थे, वो इंदिरा जी के इस कृत्य का समर्थन नहीं करते थे। उसके दुष्परिणाम स्वरूप संगठन और सत्ता के बीच में दूरियां बढ़ती चली गईं। 1967 में जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री के रूप में जब चुनाव उनके नेतृत्व में हुआ, तो वहीं पर एक और विषय जब आया आगे कि कांग्रेस को कैसे नियंत्रित किया जाए, तो आगे चल करके 1969 में कांग्रेस के अंदर विभाजन हुआ और उस समय कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने इंदिरा जी को अपनी पार्टी से निकाला और इंदिरा जी ने उस समय इंदिरा आर, कांग्रेस आर नाम की एक पार्टी का नया गठन किया। ये वहाँ पर सन 1969 का महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जब कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को, जो जवाहरलाल नेहरू की उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री बनी थी, कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उनको ही पार्टी से निकालने का बहुत बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया था। एक ऐतिहासिक फैसला था जिसके विषय में सहज कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये विवाद शुरू हुआ तो वो तब हुआ जब कांग्रेस पार्टी के निर्देशन के बाद नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति का चुनाव हार गए और बीबी गिल को राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार करना पड़ा। आगे की विषय पर जब इस विषय में हम आगे बताएंगे तो उस समय का जो एक परिदृश्य था 67 के चुनाव में, उस समय तक देश में, उससे पहले भारत की राजनीति में जमींदारों का, कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानियों का या धन संपन्न व्यक्तियों का या क्रांतिकारी से जुड़े हुए लोगों का प्रभाव वर्चस्व होता था। लेकिन 67 के चुनाव के बाद देश की राजनीति में संपन्न किसान वर्ग या संपन्न मध्यम वर्ग के व्यक्तियों ने भी राजनीति में हिस्सा लेना शुरू किया और वहीं से आम जनमानस के लोगों के बीच में एक राजनीति की शुरुआत कहना चाहिए, जहां आम जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ने में की दिशा में उन्होंने अपना कदम उठाया। ये सब चीज़ें जब चलती रहीं तो उसमें आगे जब कांग्रेस का ये दौर आया तो कांग्रेस के विभाजन के बाद, इंदिरा जी के निष्कासन के बाद आगे की जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको मैं अगले एपिसोड में लूँगा। और ये जो सन 1971 से 1975 तक के एपिसोड में, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है जिसमें कई चक्रों में हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि उस दौर में ही एक आपातकाल की शुरुआत हुई, कांग्रेस की तानाशाही की शुरुआत हुई। उसको 1 या 2 एपिसोड में पूरा करने का प्रयास करूँगा। ये एक ऐसे विषय में जिसमें एक थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियोस बनाना संभव नहीं होता है। इसलिए आज की बात को, सन 69 तक की बात को मैं आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे के एपिसोड्स को, सन 1970 से लेकर के 75 तक के एपिसोड को पुनः अगले रविवार को आपके सम्मुख लाने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि कम शब्दों में ही और कम एपिसोड में उस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जा सके। एक चीज़ उस विषय में छूट रही है क्योंकि वो अपने जनपद से जुड़ी है। सन 67 का जब आम चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश में संविदा सरकार बनी थी, उसमें चरण सिंह जी भी शामिल थे और उस समय फर्रुखाबाद जनपद से भारतीय जनसंघ के 7 में से 5 विधायक हुए थे। ये पहला ऐतिहासिक जनपद था जहां पर जनसंघ को इतनी बड़ी सफलता मिली थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय स्वदेश। सादर प्रणाम।